कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? खुश हैं? क्या किया घर जाके? फिर कल क्या किया घर जाके? बीमार हो गए, सो गए? पढ़ा घर जाके? क्या पढ़ा घर जाके? डिमांड पढ़ा? ये सिर्फ इको पढ़ी या साथ में ITO भी पढ़ी? ITA नहीं पढ़ी? ITA में क्या पढ़ रहे हैं आजकल? डेबिट, क्रेडिट, लेफ्ट साइड पे कौन जाएगा, राइट साइड पे कौन जाएगा, यही पढ़ रहे हैं? क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? ठीक है, ओके। डिमांड थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद सप्लाई पे जाएंगे। मुझे डिफरेंस बताइएगा बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सर डिमांड और क्वांटिटी जी, क्वांटिटी डिमांड इसे इफेक्ट करती है प्राइस, ठीक है। और बाकी जो अदर फैक्टर हैं वो डिमांड को करते हैं। बेहतरीन बात भाई ने कर दी कि क्वांटिटी डिमांडेड को सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ इफेक्ट करती है? प्राइस। और डिमांड को प्राइस के अलावा सारे अदर फैक्टर्स। ये जो सारे अदर फैक्टर्स हैं ये एक एक करके बताएं ज़रा यहाँ से मुझे। अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, पहला बता दें। इनकम, नंबर ऑफ बायर्स, वेदर, ठीक है, ठीक है। टेस्ट हो गया, हो गया आगे से इनकम, ठीक है, ठीक है, शाबाश, गुड, हो गया। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में आती है या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आती है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आती है। राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड ये कहां पर आएगा? डिमांड में आएगा। आउटवर्ड या इनवर्ड? डिमांड। पेप्सी कोक आपस में क्या है? बटर और जैम आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट है। ब्रेड बटर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, मगर बटर और जैम क्या है? पेट्रोल और CNG आपस में क्या है? ठीक है। अब बात करते हैं आज सप्लाई की। किसकी? सप्लाई। सबसे पहले दो वर्ड्स हैं, एक सप्लाई और एक स्टॉक। इन दोनों में फर्क समझ लें। सप्लाई और स्टॉक का फर्क समझ लें। सप्लाई कहते हैं हर वो चीज जिसको आप मार्केट में ले आए हैं ताकि उसको बेचा जा सके। हर वो गुड्स, हर वो सर्विस जो कि मार्केट में अवेलेबल है फॉर सेलिंग, ये क्या है? सप्लाई। ये क्या है? सप्लाई। अब स्टॉक क्या चीज होती है? स्टॉक इज वो गुड्स या सर्विसेज जो आपने बना तो ली हैं मगर आप इसको बेच नहीं रहे, आपने उसको स्टोर कर लिया अपने पास। आपने क्या किया? उसको स्टोर कर लिया। ये ऐसा ही है कि एक शॉपकीपर है, उसने अपने होलसेलर से 100 kg आटा मंगवाया और उस 100 kg के दो हिस्से कर दिए। 80 kg वो अपनी शॉप पे ले आया और 20 kg उसने अपने वेयर हाउस में या अपने गोदाम में रख दिया। तो जो अपनी शॉप पे ले के आ गया है ये सप्लाई है या स्टॉक है? सप्लाई। और जो इसने सेव कर लिया है अपने वेयर हाउस में ये किस में जाएगा? ये स्टॉक में चला जाएगा। अब एक बात पूछूंगा, बड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। क्या ये स्टॉक कभी ना कभी सप्लाई में कन्वर्ट होगा? होगा? बस ये स्टॉक क्या बन जाएगा फ्यूचर में? सप्लाई। ये बात समझ आती? अब यहां से पढ़ लेते हैं। सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी
ऑफ अ स्पेसिफाइड गुड या सर्विस विच इज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और स्टॉक क्या है? विच हैज येट नॉट बीन ब्रॉट टू मार्केट फॉर सेल, जिसको आपने अभी मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल नहीं किया। एक पठान, उसके कंधे के ऊपर 20 कोट है, सर्दियों का मौसम है, वो जो 20 कोट वो कंधे पे डाल के फिर रहा है अनारकली में बेचने के लिए, वो सप्लाई है या स्टॉक है? सप्लाई है। और वो कोट जो उसने किसी की दुकान पे रखवाएंगे, अगर ये ख़त्म हो गए तो मैं वहाँ से जाके उठा लूँगा, जब तक वो वहाँ से नहीं उठा रहा वो क्या है? स्टॉक। यहाँ तक क्लियर है? अब सप्लाई शुरू करते हैं प्रॉपर्ली। जब हम लोगों ने डिमांड की थी तो आपकी अजम्पशन क्या थी कि आप कौन हैं? बायर। आप कौन हैं? अब आपकी अजम्पशन ही होनी चाहिए कि अब आप कौन बन जाएंगे? सेलर। अब आपकी अजम्पशन क्या होनी चाहिए? दैट यू आर अ सेलर। सेलर कहते हैं, आप सेलर भी हो सकते हैं और आप प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। यू कैन बी सेलर एंड यू कैन बी प्रोड्यूसर। सर जी, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि अगर एक गुड की प्राइस बढ़ गई है मार्केट में, अगर एक गुड की प्राइस मार्केट में बढ़ गई है तो खुद सोच के बताएं, बीइंग अ सेलर, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, आप उस गुड को ज़्यादा बनाएंगे या कम बनाएंगे? ज़्यादा बनाएंगे। यानी कि प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ गई है तो सप्लाई ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। और क्या ये सप्लाई ऑफ एक्स होगी या क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स होगी? प्राइस पे फर्क है, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स होगी। अभी सेलर है, अभी आप कंज्यूमर नहीं है, वो कंज्यूमर का केस है। ये केस किसका है? हमारे चैप्टर के 3 हिस्से हैं। डिमांड बायर के पर्सपेक्टिव से, सप्लाई सेलर के पर्सपेक्टिव से, फिर मार्केट इक्विलिब्रियम दोनों के पर्सपेक्टिव से। हाँ जी, वो एक अलग हिस्सा है, अभी उसको नहीं छेड़ना, वो हम पढ़ेंगे जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे। ठीक? तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि अगर एक चीज की प्राइस बढ़ गई है तो उसका सेलर उसको ज्यादा बेचेगा या कम? ज्यादा बनाएगा या कम? ज्यादा बनाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्राइस होने से उसको प्रॉफिट क्या मिलेगा? ज्यादा। तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी उस प्रोडक्ट के लिए? ज्यादा। कोला नेक्स्ट, जैसे ही इसने कोक को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करना शुरू किया, इसकी प्राइस भी अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? मगर क्या मार्केट में शॉर्ट हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ने सारे रिसोर्सेज किस पे लगा दिए? कोला नेक्स्ट के ऊपर। वो जो फिज़अप बनती थी या वो जो उनके अदर प्रोडक्ट्स बनते थे वो मार्केट में आपको नजर आ रहे? नहीं। उन्हीं मशीनरी पे भी क्या बन रही है आजकल? कोला नेक्स्ट। तो प्रोड्यूसर का एंगल ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो मैं सप्लाई भी क्या कर दूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और अगेन वही रूल, सिट्रस पैरिबस, ये क्या था? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब डिमांड में जो अदर फैक्टर्स थे वो भी आप लोगों ने मुझे बताए, इनकम, वेदर, टेस्ट, बायर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लाई के वो फैक्टर्स फर्क हैं। सप्लाई के फैक्टर्स किस पे डिपेंड करेंगे? प्रोड्यूसर पे या बायर पे? प्रोड्यूसर पे। चलिए मैं आपसे पूछूंगा पहला फैक्टर, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी?
अगर उसको बनाते हुए महंगा पड़ रहा है तो वो ज़्यादा बनाएगा या कम बनाएगा? कम बनाएगा। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाएगी? और अगर आपके जहन में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई क्यों नहीं लिखा, तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि वो कब आएगी? सिर्फ और सिर्फ प्राइस के केस में। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं। इंक्रीज इन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिससे मेरा फिनिश गुड बनता है वो मैं इंपोर्ट करता था, इंपोर्ट महंगी हो गई, सप्लाई बढ़ गई या कम? सप्लाई मेरी कम हो जाएगी। तो यहां पे भी सप्लाई का ट्रेंड कहां पे जाएगा? डाउनवर्ड। अगला सवाल पूछ लेते हैं आपसे। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब बताएं, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, मेरी मशीनरी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सप्लाई मेरी बढ़ जाएगी। एक और फैक्टर ले आते हैं। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैं ज्यादा बनाऊंगा या कम बनाऊंगा? कम बनाऊंगा। मैं सिर्फ उतनी बनाऊंगा जो लोकल मार्केट को मुतमिन कर दे। तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम या ज्यादा? कम। यार आपको तो इको आ गई है, क्या बात। एवं क्लासेस ले रहे थे, बचपन से आती थी ये तो। अच्छा जी, अब बताइएगा जरा। गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिए हैं आप पे टैक्सेस। गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए हैं। अब टैक्सेस लगाने से क्या हुआ होगा? प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई होगी, जो प्रोड्यूसर के लिए फेवरेबल है या नॉट फेवरेबल है? नॉट फेवरेबल है, तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। आसान है को, मुश्किल तो नहीं है ना? बस ऐसे सीखते जाएं, समझते जाएं, पेपर पास हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दी है सब्सिडी। ये सब्सिडी क्या होता है? रियायत। रियायत। गवर्नमेंट ने अगर टैक्स लगाएंगे तो प्राइसेस उसकी बढ़ जाएंगी, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी लगा दे तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कौन सी प्राइसेस? प्रोडक्शन की प्राइसेस, जिससे सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी? ये 6 बातें क्लियर है? ये 6 बातें नोट करना, फिर आगे चलते हैं। तो हमने जब ये कहा कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, और हमने कहा कि सिट्रस पैरेबस, कौन से फैक्टर्स हमने कांस्टेंट रखे? ये सारे हमने उस वक्त क्या रखे थे? कांस्टेंट। और इनका चेंज किसको चेंज कर रहा है? सप्लाई को। और प्राइस का चेंज किसको चेंज करता है? क्वांटिटी सप्लाइड को। बस ये ज़हन में बिठा लें और इसको नोट कर लें। फिर मैं अगली बात करता हूं आपसे, वहां करते हैं।
हो गया नोट? कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ओके ओके, पक्की बात है। ये नोट हो गया? आप जरूर उधर आए। सब्स्टिट्यूट गुड्स पे आते हैं। बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, यहां पे आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स को अगर मैं बायर की नजर से देखूं तो ये क्या होंगे? ऑल्टरनेटिव गुड्स। मैं कोक भी पी सकता हूं और मैं पेप्सी भी पी सकता हूं, मैं बटर भी खा सकता हूं और मैं चीज भी खा सकता हूं, मैं जैम भी खा सकता हूं और मैं जेली भी खा सकता हूं, मैं चावल भी खा सकता हूं और मैं रोटी भी खा सकता हूं, मैं मसलों की दाल भी खा सकता हूं और मैं चनों की दाल भी खा सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर मैं बायर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरा एंगल होता है कंजम्पशन का। कंजम्पशन कहते हैं यूज करना। कंजम्पशन क्या होता है? यूज करना। मैं मार्केट में जाता हूं और मुझे मार्केट में पेप्सी की प्राइस बढ़ी हुई नजर आती है। पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड मेरे लिए क्या होगी? पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड मेरे लिए क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई है? बढ़ गई है। ये बात आपको पहले से पता थी। और फिर मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप को स्विच करूंगा। मैं अपने आप को स्विच करके कहां पे लेके जाऊंगा? कोक पे लेके जाऊंगा। और अगर कोक ने अपनी प्राइसेस नहीं बढ़ाई तो कोक की क्या बढ़ेगी? डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड? डिमांड बढ़ेगी। कोक की क्या बढ़ जाएगी? ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स कंजम्पशन के एंगल से, यानी कि बायर के एंगल से। ये एंगल कौन सा है? यहां पे आपने एक बायर बन के सोचा था। अब जरा सोचें प्रोड्यूसर बन के। एक रॉ मटेरियल हो मेरे पास, लेदर। कौन सा? लेदर। अब लेदर के कौन कौन से आइटम्स बनते हैं? लेदर के बैग्स भी बनते हैं, लेदर के जैकेट्स भी बनती हैं, शूज भी बनते हैं और वॉलेट्स भी बनते हैं। ऐसा ही है। बीइंग अ प्रोड्यूसर, मेरे पास 100 टन पड़ा हुआ है लेदर का। मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि इन चारों में से क्या बनाया जाए। किस चीज को असेस करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इन चारों में से क्या बनाया जाए? जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, यानी कि जो बायर मार्केट में चीज डिमांड कर रहा है वही मैं क्या बनाऊंगा? ज्यादा बनाऊंगा। यानी कि अगर मेरे पास ये लेदर है और मेरे पास दो ऑप्शंस हों, या मैं शूज बनाऊं या मैं बैग्स बना लूं, तो मैंने जाके मार्केट से पूछा कि भाई मार्केट में कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर क्या चीज ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर मुझे ये लेदर किस पे लगाना चाहिए? शूज पे या बैग्स पे? कैसे आपने कहा? जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। फर्ज करें शूज की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो मेरा ये लेदर कहां पे लगेगा? शूज पे लगेगा। इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसके सब्स्टिट्यूट की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर के एंगल से आपने ऐसे सोचना। दोबारा करते हैं। आपने अम्मी को कहा कि मैं आपको 1 किलो चिकन देके जा रहा हूं और मुझे बिरयानी पसंद है, रात में मैं आऊंगा, आप देख लें जो आपने बनाना आप बना दीजिएगा। अब आप सुना के चले गए हैं कि मेरी डिमांड क्या है? बिरयानी। अब उस वक्त अम्मी को बेशक कोरमे की भूख हो। अब बिरयानी और कोरमा आपस में लेट्स सपोज सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दोनों खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अम्मी को अगर कोरमे की भूख हो, मगर फिर भी अम्मी ने क्या बनाना है? क्यों? क्योंकि डिमांड बिरयानी की आपने क्या कर दी थी?
बढ़ा दी थी, तो बिरयानी बनेगी मगर कोरमा नहीं बनेगा। कोरमे की सप्लाई कम हो जाएगी, बिरयानी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इसको नोट कर लो। इसको नोट करें, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। मुझे एक सवाल का जवाब दें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिमांड के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिमांड के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है? फिर सोच लें। कैसे नेगेटिव है डिमांड के लिए? इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ी थी, कम हो रही थी, तो इफेक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ी तो डिमांड ऑफ वाई बढ़ गई, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिमांड के लिए क्या है? पॉजिटिव। अब आए जरा नीचे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सप्लाई के लिए क्या है? नेगेटिव। इसकी सप्लाई बढ़ने से या इसकी प्राइस बढ़ने से बैग की सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर सप्लाई इज नेगेटिव, मगर फॉर डिमांड इट इज पॉजिटिव। ICAP MCQs में ये कई दफ़ा पूछ चुका होगा कि बताएं दो गुड्स हैं। अच्छा, जब आपको पता है ना कि हमेशा डिमांड के लिए क्या होगी? पॉजिटिव, और हमेशा सप्लाई के लिए क्या होगी? तो आपने बस सवाल में ढूंढना है कि ये डिमांड की बात कर रहा है या सप्लाई की बात कर रहा है। फिर बस ये ढूंढना है कि ये गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जवाब आपके सामने होगा। जब भी डिमांड की बारी होगी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, रिजल्ट विल बी, और जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सप्लाई के लिए होगा, रिजल्ट विल बी। मैंने आपसे कल कहा था ना कि आपस में रिवर्स है, तो उसके लिए अगर कोई चीज पॉजिटिव होगी तो उसके लिए क्या होगी, और अगर इसके लिए नेगेटिव उसके लिए क्या होगी? जी जी सर जी, मार्केट में हमने सर्वे करवाया कि लोग किसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है, शूज के लिए या बैग्स के लिए। पता ये चला कि मार्केट में शूज के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग हाथों हाथ पैसे लेके खड़े हुए हैं कि हमने शूज बाय करने हैं, कुछ भी हो जाए। बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, किसका? लेदर का। याद है हम लोग स्टार्टिंग में क्या कहा था? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। उस लेदर से या मैं शूज बनाऊंगा या मैं बैग बना सकता हूं। जो चीज मार्केट में ज्यादा डिमांड की जा रही है, जिसके लोग मुंह मांगे पैसे लेके खड़े हुए हैं, मैं वो बनाऊंगा या दूसरी चीज बनाऊंगा? बताएं। शूज बनाऊंगा। जब मैंने सारा लेदर शूज पे लगा दिया, इसकी मार्केट में सप्लाई मैंने बढ़ा दी, तो किसके ऊपर मैंने छुरी चला दी? इसकी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। फिर एक टाइम आएगा जब ये मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा होगा, शॉर्ट हो रहा होगा, क्योंकि इसकी सप्लाई तो आ ही नहीं रही। इसकी सप्लाई तो एक टाइम आएगा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होकर कहां पर जाएंगे, तो फिर मुझे इसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी और इसकी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। ये साइकिल पूरा घूमेगा, कभी ये ऊपर होगा तो कभी ये ऊपर होगा। ऐसा ही है, नूरा कुश्ती होती है। डन, चलें आगे। चल आपसे एक सवाल पूछता हूं।
मैं लिखूंगा कुछ नहीं, बस मुझे आपने बोर्ड से देख के बताना है। प्राइस इफेक्ट डिमांड के लिए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? क्योंकि इसके बढ़ने से, तो आप कहने कैसे कहा कि ये पॉजिटिव होता है? मैंने सवाल किया था, मैंने क्या क्वांटिटी डिमांडेड बोला था या डिमांड बोला था? तो वहां पे ये से नहीं देखना, कैसे चेक करना है? अब अगला सवाल सुने, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? शाबाश, बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड, इसका रिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड, इसका इफेक्ट क्या है? यानी कि प्राइस इफेक्ट यहां पे क्या होगा? नेगेटिव। और प्राइस इफेक्ट यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। रिवर्स हो गया। जब मैं बायर था तो मेरे पास एक और इफेक्ट भी आता था, प्राइस और सब्स्टिट्यूट के अलावा। कौन सा? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट डिमांड पे पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? जितनी ज्यादा इनकम उतनी मेरी डिमांड भी ज्यादा। मगर जब मैं यहां पे आऊंगा, सप्लायर पे आऊंगा, तो यहां पे इनकम तो नहीं है, यहां पे क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ, जितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी सप्लाई। तो इनकम इफेक्ट वहां पे क्या था? पॉजिटिव। मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट यहां पे क्या है? नेगेटिव। अगेन रिवर्स हो गया। तो अगर आपको डिमांड अच्छे से आता है ना, सप्लाई सिर्फ उसकी रिवर्स बातें हैं। अच्छा, ये नोट कर लिया। चलो यहां पे मैं बनाता हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये 7 था ना, वो ये 8 था। अच्छा जी सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट नहीं, विच कैन बी यूज्ड टुगेदर, विच कैन बी यूज्ड टुगेदर। अगर मैं बायर हूं तो मैं दोनों चीजों को इकट्ठे क्या कर रहा हूंगा? इस्तेमाल कर रहा हूंगा। यानी कि वी हैव ब्रेड एंड जैम, मोबाइल और सिम, मोबाइल और मोबाइल चार्जर, सिम भी आ सकती है। ब्रेड की अगर प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई हैं और हमें पता है कि जैम जो है वो आप ब्रेड के अलावा कहीं और पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ब्रेड की प्राइस बढ़ने से ब्रेड की अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम। ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड। और जब ब्रेड की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लोग जैम खरीदना पसंद करेंगे? नहीं। तो ब्रेड की डिमांड क्या हो जाएगी, सॉरी जैम की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसके बढ़ने से ये कम हो रहा है, नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव। यहां पे प्राइस इफेक्ट मुझे बताइएगा क्या है? इसके बढ़ने से ये कम, इट इज ऑल्सो नेगेटिव। ये क्लियर है? डिमांड का एंगल। और हाँ ठीक है, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री, असल में हम इसको एक ही जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यू कैन से
कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। तो एक के बढ़ने से उसकी डिमांड कम। अब आए जरा सप्लाई साइड पे, मुझे सोच के बताएं ऐसे कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं जो इकट्ठे तैयार होते हैं। वहां पे था इकट्ठे कंज्यूम करना, यहां पे इकट्ठे तैयार होते हैं, यानी कि उसके साथ ही दूसरा प्रोडक्ट बनता है, उसके अलावा नहीं बन सकता। नहीं, दूध नहीं आता उसमें। सीरियस हो जाए। हाँ, गाड़ी बनाएंगे तो उसके टायर साथ बनेंगे उसके, आप टायर की वहां से भी तो बाय कर सकते हैं। दो चीजें जो इकट्ठी बनती हैं वो आप अलग अलग तैयार कर ही नहीं सकते। हाँ, शलवार कमीज, मगर आप शलवार के साथ मार्केट से जो है वो कुर्ता कोई और भी इस्तेमाल कर सकते। उसकी बात सुन लो यार, वो बुला रहा है, उसको बहुत जोर से बात आई हुई है। अपनी बातों में, अपनी मस्ती में लगे हैं सारे। हाँ जी, बताएं बताएं बताएं। गुड़ शक्कर करीब करीब है भाई। कभी गन्ने का जूस पिया? गन्ने के जूस जब आप पी रहे होते हैं, जब वो उस मशीन में गन्ना डालता है, जूस निकलता है, आगे से जूस आता है, पीछे से क्या निकल रहा होता है? उसकी छाल निकल रही होती है। पता उस छाल से क्या बनता है? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड उसकी छाल से बनता है। एक और चीज, लेदर, यानी लेदर नहीं, स्किन, गाय की स्किन। जब तक आप गाय को ज़िबा नहीं करके उसका गोश्त नहीं निकालेंगे, आप उसकी खाल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो है मीट और हाइड। किसकी? मीट और हाइड। हाइड कहते हैं स्किन को, हाइड इज स्किन। अब मुझे ये बताइए, कुर्बानी का दिन हो, सुने, कुर्बानी का दिन हो, जानवर कितना ही महंगा क्यों ना हुआ हो, क्या मवेशी में उसकी सप्लाई कम हुई होती है? सप्लाई ज्यादा हुई होती है। तो यहां पे क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी? यहां पे क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। तो इट मींस ये तो हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। जब ये गायें ज़िबा होंगी कुर्बानी के दिन और जो उसकी खालें निकलती हैं, ये खालें फर्ज करें 100 गायें ज़िबा हुई हैं एक मोहल्ले में, तो खालें कितनी होंगी? 100। ये खालों का क्या इंसान कुछ कर सकता है? जिसने ज़िबा किया है, क्या उसके अपने यूज में आ सकती है? नहीं। तो ये अपने दोस्त से मशवरा करके लेके जाएगा कहां पे? फैक्ट्री, जहां पे उन खालों से क्या बनाया जाता होगा? लेदर बनाया जाता होगा। तो एकदम से इनके पास स्किन की सप्लाई आना शुरू हो जाएगी, ज्यादा या कम? ज्यादा। तो सप्लाई ऑफ वाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सप्लाई ऑफ वाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब देखें, यहां पे डिमांड के एंगल से ये रिश्ता पॉजिटिव था या नेगेटिव था? अब देखें, ये रिश्ता यहां पे क्या है? पॉजिटिव। रिवर्स हो गया। ये कुछ मिसालें ना आपको ज़हन में होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सप्लाई के एंगल से मीट और हाइड के अलावा कोई और एग्जांपल नहीं बनती जब तक आप बड़े होके कैफ 3 पढ़ने नहीं जाएंगे। वहां पे एक टॉपिक आएगा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। वहां पर आप सीखेंगे कि दो यूनिट्स इकट्ठे जब बन रहे हैं तो उनमें कॉस्टिंग कैसे कैसे करनी है। बट अभी के लिए आपके माइंड में हमेशा एग्जांपल कौन सी होनी चाहिए? मीट और हाइड की। इस केस में वहां पे कोक और, तो ये एग्जांपल्स बड़ी कॉमन है। सिंपल रख के चलेंगे तो ये इकोनॉमिक्स आपको कभी भी भूलेगी नहीं। जितना कॉम्प्लिकेटेड खुद के लिए भी कर लेंगे उतना ही आपको तंग भी करती रहेगी। किसमें? देखें, पॉजिटिव ही है।
याद है? ओके हो गया? अब बाकी कहानियां वही हैं. लेट मी शो यू फ्रॉम द स्क्रीन. इसका जो कर्व है, डिमांड का कर्व था डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग. प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है. वहां पे जब हम लोग बात करते थे मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट, अच्छा इसमें क्या क्या फर्क हुआ करता था? मूवमेंट अलोंग किस में होती है? मूवमेंट अलोंग किस में होती है? क्वांटिटी डिमांडेड में. और शिफ्ट किस में होती थी? डिमांड में. इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि पहले कर्व ये था, जब ये इंक्रीज होगा तो राइट साइड पे जाना चाहिए. तो इसका राइट क्या है? S2. S1 का राइट क्या होगा? S2. ये है इंक्रीज इन. ये शिफ्ट है या मूवमेंट है? ये शिफ्ट है. तो उसकी कोई सी 3 रीजन बता दें. 3 रीजंस जिसकी वजह से ये S1 बढ़ के S2 पे जा सकता है, बताएं. मैंने मिटा दी है ना? हाँ. टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, प्राइस ऑफ इंपोर्ट कम हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, जिससे सप्लाई मेरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. यही सप्लाई अगर डिक्रीज करनी हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मुझे बढ़ाना पड़ेगा. गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है और रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, सब्सिडियां हमें नहीं मिल रही. अब इस तरफ आ जाए. पहले हम खड़े हुए थे पॉइंट 1 पे, बढ़ के चले गए किस पे? 1 से जब हम 2 पे जा रहे हैं तो क्वांटिटी मेरी बढ़ रही है कम हो रही है? एक्सपेंशन है कॉन्ट्रैक्शन है? और अगर क्वांटिटी मेरी कम हो रही हो, अगर आपको डिमांड कर्व आता है तो ये बिल्कुल वैसा ही है. वो तो वहां भी ऐसे ही था. सेम है, बिल्कुल सेम है. बस फर्क ये है कि डिमांड कर्व था ऐसे और ये कैसे, बाकी सब कुछ सेम है. उसका राइट ये था, इसका राइट ये है. उसका लेफ्ट ये था, इसका लेफ्ट. याद है? क्लियर है? पक्की बात है. सदकल्लाहुल अज़ीम. सप्लाई आपका खत्म हुआ. अब नेक्स्ट एरिया, रिजर्व प्राइस. कौन सी प्राइस? रिजर्व प्राइस. इसकी डेफिनेशन नोट करें रिजर्व प्राइस की. मैं बोलता हूं, लिखें जरा. रिजर्व प्राइस क्या होती है? रिजर्व प्राइस एक ऐसी प्राइस है. अब देखिए, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताऊंगा, बाकी सारी बातें आप लोग खुद मुझे बता रहे होंगे. आजमा लेते हैं. रिजर्व प्राइस एक ऐसी प्राइस है जिससे कम पे सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करता. रिजर्व प्राइस एक ऐसी प्राइस है जिससे कम पे सेलर अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करता. रिजर्व प्राइस क्या है? एक ऐसी प्राइस जिससे कम पे सेलर अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करता. आप लोगों ने अनारकली मार्केट का तो विजिट किया होगा, किया है? जब आप कंज्यूमर बन के दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार शुरू होता है 2000 रुपये से. आप शुरू करते हैं बार्गेनिंग. वो 2000 कहेगा, आप 200 रुपया कहेंगे. ऐसे ही होता है. फिर आपकी बहस शुरू होती है, उसकी भी बहस शुरू होती है. आप अपनी ऑफर लगा रहे होते हैं, वो आपको अपनी ऑफर दे रहा होता है. तो कहानी कहीं ख़त्म होती है आके 800 रुपये के ऊपर. जब आप उस 800 रुपये को भी कम करवाना चाहते हैं तो कहता है बाजी इससे कम मैं नहीं करूँगा, इससे कम मुझे वारा नहीं खाता, इससे कम मुझे वारा नहीं खाता, इससे कम नहीं है, लेना तो लो, नहीं देना तो वो रास्ता है वो चली जाओ, मेरी बहन जाओ तुम, मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं हूं. खाना खराब, मेरा फजूल का टाइम जाया किया इसने आके. ये फैक्ट है,
इट इज अ फैक्ट। नहीं नहीं वो खत्म, अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। आजकल के दुकानदार नहीं कहते, क्यों? उनको भी तो अपने घर वालों के लिए लेके जाना। तो रिजर्व प्राइस वो मिनिमम प्राइस है जिससे कम पे दुकानदार आपको कभी जिंदगी में सेल नहीं कर सकता। चलो मैं एक जुमला बोलूंगा, मुझे बताइएगा कि जुमला ठीक है या नहीं। रिजर्व प्राइस कैन बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। रिजर्व, सिर्फ इस लाइन पे आए, रिजर्व प्राइस कैन बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। जुमला क्या था? मैं इससे कम पे नहीं बेचूंगा, मुझे क्या होगा? नुकसान। तो अगर मैं कॉस्ट से कम पे बेचूंगा तो मुझे क्या हो रहा होगा? नुकसान। तो जो रिजर्व प्राइस है वो मिनिमम कहां तक जा सकती है? उससे नीचे नहीं जा सकती। उससे नीचे उसको क्या होना शुरू हो जाएगा? नुकसान। एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये देखें, सेलिंग प्राइस है, फर्ज करें, चलें ऐसे कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस है उसकी 100 रुपया। उसने वो चीज मार्केट में बेचने पे लगाई हुई थी 350 रुपए की। 100 रुपए की चीज कितने की बेच रहा था? आपने बार्गेनिंग स्टार्ट की, उसने बोला 350, आपने कहा 150। वो इसको कम करेगा और आप इसको बढ़ा रहे होगे। कहां तक वो मैक्सिमम कम कर सकता है? यहां तक कम कर सकता है, यहां तक कम कर सकता है। अगर वो इससे भी कम पे जाएगा तो उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो 350 से कम होकर नीचे आ रहा है और आप 150 से बढ़ के 200 पे आ गए, वो भी 200 पे आ गया। अब मुझे बताइए क्या उसको बेनिफिट हो रहा है? 100 की चीज वो कितने की बेच रहा है? तो यहां पे वो आपको अपनी शॉप से बाहर नहीं जाने देगा। यहां पे अगर आप जा भी रहे होंगे ना, वो आवाज देके कहेगा बाजी इधर आओ ले जाओ। ये है वो टाइम। बट अगर आपने शुरू ही 50 रुपए से किया और आप बढ़ते बढ़ते 100 तक आ गई हैं, ये 100 से कम होगा? ये 100 से कम। फिर ये तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है। क्या दुकान का खर्चा नहीं है? क्या बिजली पानी का खर्चा उस दुकान का खर्चा नहीं होगा? और अगर दुकान किराए की हो, उस दुकान का रेंट चार्ज नहीं करेगा। फर्ज करें उसको दुकान का खर्चा पड़ रहा है 20 रुपया, तो अब ये प्राइस कितनी होनी चाहिए? अब इससे कम पे बेचने वाला नहीं। ये बात समझ आई? इसको एक दफा नोट कर लें। अब वो इससे कम पे बेचने वाला नहीं है। कॉस्ट प्राइस कह लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लें, एक ही बात है। मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ वर्ड, असल वर्ड यही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP। बल्कि असल वर्ड है कॉस्ट ऑफ सेल, COS। वो जरा आगे जाके पढ़ेंगे जब आप मजीद बड़े हो जाएंगे। आगे चलूं आगे। अब आपने मुझे बताना है कब रिजर्व प्राइस कम होगी और कब रिजर्व प्राइस ज्यादा होगी। स्टार्ट करूं पूछना। एक सेलर के पास अपना सामान स्टोर करने के लिए वेयर हाउस मौजूद है। अगर सामान नहीं भी बिकता तो उसको मसला नहीं है, रिजर्व प्राइस कम रखेगा या ज्यादा रखेगा, क्योंकि उसको स्टोर करने में मसला नहीं है। सेलर ने दुकान का किराया देना है और उसके लिए उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। कस्टमर शॉप पे आ गया, वो अपना माल सस्ता करके बेच सकता है क्योंकि उसको क्या चाहिए? पैसे। उस टाइम पे रिजर्व प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, कम होगी, कम होगी। वो जाने ही नहीं देगा बाहर ग्राहक को।
जहां जहां से जितने भी पैसे आ रहे हैं वो जमा करके दुकान का किराया देगा, अदरवाइज उसको दुकान खाली करनी पड़ेगी। उस टाइम पे रिजर्व प्राइस क्या होगी? कम होगी। अच्छा, पेरिशेबल गुड्स के केस में बताइए रिजर्व प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी? पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो ज्यादा जल्दी खराब हो जाती हैं। तो कम या ज्यादा? कम। आपने अक्सर देखा होगा सब्जी वाली शॉप, सुबह की प्राइस और होती है, रात की प्राइस और होती है। सुबह वो आपको धनिया हाथ भी नहीं लगाने देते, और शाम पे जब वो खराब हो रहा होता है तो खुद शॉपर में डाल डाल के आपको दे रहे होते हैं कि जाओ ले जाओ, वरना हमारे पास तो इसने खराब ही हो जाना है। ओके, ड्यूरेबल गुड्स, ये एसी एक ड्यूरेबल गुड है, ये कुर्सियां ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होंगी, इसकी रिजर्व प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी? पक्की बात है। अच्छा जी, मुझे पता है कि एक प्रोडक्ट की मार्केट की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ जाएगी। आज रिजर्व प्राइस ज्यादा रखूंगा या कम रखूंगा? ज्यादा रखूंगा। क्यों? अगर आज ना बिकी तो फ्यूचर में तो महंगी बिकी जानी है। मुझे पता है कि फ्यूचर में एक प्रोडक्ट ने शॉर्ट होना है, पेट्रोल शॉर्ट हो जाएगा फ्यूचर में। आज रिजर्व प्राइस ज्यादा रखूं या कम रखूं? ज्यादा रखूं, क्योंकि अगर आज ना लिया तो फ्यूचर में उसको वो पेट्रोल नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है? दिस इज रिजर्व प्राइस। समझ आ गया टॉपिक? पक्की बात। अब बारी बारी चलते हैं। सप्लाई स्टॉक एक दफा पढ़ लें। मैं आपको स्लाइड से एक दफा दिखा दूं। सप्लाई स्टॉक एक दफा देख लें। देख लिया? सप्लाई का फंक्शन, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, फ्यूचर प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनर्जी प्राइसेस, सब्स्टिट्यूट, ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने वन बाय वन करके स्टडी कर लिए। इसमें कोई मसला? हमने लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? सिट्रस पेरिबस, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइसेस। यहां पर रिश्ता क्या है? पॉजिटिव। लॉ ऑफ डिमांड में रिश्ता क्या था? नेगेटिव। यहां पे अजम्पशंस कौन सी ली हैं? कि कॉस्ट चेंज नहीं हुई, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, कोई नया टैक्स नहीं आया, कोई सब्सिडी नहीं मिली। जो जो चीजें सप्लाई को अफेक्ट करती हैं वो यहां पे हमने क्या रखी हुई? सारी की सारी कांस्टेंट रखी हुई है। डिमांड कर्व कैसे होता है? अपवर्ड होता है। और है डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व। जैसे आपने मार्केट डिमांड बनाई थी वैसे इसकी भी क्या बनती है? वो आपको मैंने कहा था बना के आने, किसी ने बनाई थी? चलिए अब ये भी बनाइएगा कल। इसको या तो उसकी फोटो खींच लें, ऑल्दो मैंने ग्रुप में तो स्लाइड शेयर कर ही दी है, इसको भी आपने ट्राई लास्ट भी करना है। ये समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्शन कहां पे हो रही है, एक्सटेंशन कहां पे हो रही है, राइटवर्ड क्या है, लेफ्टवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, इनवर्ड क्या है। डिटर्मिनेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, टेक्नोलॉजी, ये वही बातें डिटेल से आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाए, मुझे बताइए सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट वुड कॉज इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी तो आज मेरी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? फ्यूचर में वो चीज बढ़ जानी है, फ्यूचर में वो चीज महंगी हो जानी है। आज सस्ती है तो सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो ये बातें अब ये भी क्लियर है। रिजर्व प्राइस पक्की बात है। आपको याद है हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी थी? क्या थी वो एक्सेप्शंस? किस केस पर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता था? बेसिक नेसेसिटीज पे, इंफीरियर गुड वाली मिसाल, गिफन गुड वाला पॉइंट, नहीं इंफीरियर नहीं, गिफन गुड वाला पॉइंट, इनकम इफेक्ट। इसी तरह सप्लाई के केस में भी क्या है? कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। भाई अगर एक सप्लायर को पता है कि आगे जंग का माहौल है, आगे
जंग का माहौल है, आगे वॉर लग जाएगी, आगे बिजनेस उसको चेंज करना पड़ेगा, या उसको नेचुरल डिजास्टर का खदशा है, तो मुझे बताइए क्या ये लॉ उस वक्त काम करेगा? क्यों? अगर फ्यूचर में जंग लगने वाली है तो सप्लायर अपना सामान आज बेचने की करेगा, चाहे उसको कम प्राइस पे बेचना पड़े, आज बेच के फारिग होना चाहता है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, मगर क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी। ये जो एंड ऑफ सेशन सेल होती हैं, एंड ऑफ सेशन सेल, जब सर्दियां तकरीबन खत्म हो रही होती हैं तो हर इदारा अपने अपनी सेल लगा के बैठ जाता है ताकि वो अपना स्टॉक क्या करे, खत्म करे, ताकि अपना स्टॉक क्या करे, उस टाइम पे सप्लाई ये लोग बढ़ा देते हैं और कीमतें ये लोग अपनी कम कर देते हैं। तो ये भी लॉ ऑफ सब, तो ये भी लॉ ऑफ सप्लाई के क्या है, खिलाफ है। इसी तरह मुझे बताइए जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं कौन से भला, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, यहां पे क्या ये लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड कर सकता? नहीं। इसी तरह बेसिक नेसेसिटीज पे लॉ ऑफ डिमांड ने होल्ड किया था? नहीं। हमने वहां भी क्या कहा था, जितनी मर्जी प्राइस बढ़ा लो इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती। यहां पे भी इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, अगर आपके पास सामान पड़ा हुआ है तो आप में डर क्या होगा कि जल्दी ये खराब हो जाएगा, तो आप उसको कम प्राइस पे ज्यादा बेचने वाली करेंगे। तो ये कुछ इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। डन हो गया। स्लाइड्स वगैरह मैंने इसकी शेयर कर दी हुई ग्रुप के अंदर। आपके पास कोई सवाल है तो बताइए, मुझे किताब दिखाइएगा, मैं आपको पेज नंबर बता दूं। पेज नंबर 28 से आए जरा, 28 आ गया। 28 से लेके कहां तक पढ़ना बोला, 33 तक, और उसके बाद पेज नंबर 30, ये मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे, क्या लिखा है? मार्केट में सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है, तो गुड्स ज्यादा तादाद में पड़ी होंगी या कम? गुड्स का सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगा? गुड्स का क्या होगा? सप्लाई कम है मगर डिमांड ज्यादा है, शॉर्टेज हो जाएगा। सप्लाई डिमांड के इक्वल है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड एक काम कीजिएगा, पेज 34 भी पढ़ के आइएगा, जस्ट पेज 34 भी साथ आपने क्या करके आना है, सिर्फ पढ़ के आना। हाँ जी यार, मैं क्लास के बाद आता हूँ। तो अब अगर मैं आपको बताऊं, चैप्टर 2 पेज नंबर 20 से लेके हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया? पेज नंबर 34 आपने पढ़ के आना, हो जाएगा? पक्की गल है? ठीक है जी। ये लें, आपका कोई सवाल, कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन? एक होती कंफ्यूजन, एक होती कन्फ्यूजन, जो आप कान खुजाते हुए पूछते हैं। कोई और सवाल है? श्योर? पक्की बात है?
रब रखा।